नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राइट पे क्लासिक यूट्यूब चैनल फिजिक्स पर हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन और थ्योरी जो 3 अंक और 2 अंक की पूछी जाती है। ऐसी थ्योरी जो पिछले 5 वर्षों में पूछी गई है, उस थ्योरी को आज हम इसमें कवर करेंगे। उसमें कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशन भी होंगे क्योंकि 3 नंबर में डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं, आपको पता है। 6 मार्च को आपका पेपर है, तो कम समय में बेहतर कंटेंट देने के लिए आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है। क्योंकि मैं फास्ट थोड़ा रिवीजन करूंगा बेटा, जहां भी समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मगर फिर भी आपका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए तो अच्छा समझ में आएगा, ऐसा मेरा वादा है। ध्यान बस बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है बेटा, क्या नाम है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखो, जब प्रकाश किरण किससे बेटा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है। अब आप पूछोगे सघन माध्यम किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कांच सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है, क्लियर। तो कांच से जब प्रकाश किरण वायु में जाएगी तो होगा क्या बेटा? तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। जब प्रकाश किरण कहां से बेटा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अर्थात कांच से वायु में जाती है, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। किससे बेटा? आपतन कोण का जो मान होता है, आपतन कोण का मान किससे? क्रांतिक कोण से अधिक होता है। किससे? क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में तो प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई, तो प्रकाश किरण क्या करती है? परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है जिस माध्यम से आई थी। समझ में आई बात? अभी समझाऊंगा, ठीक है। इस परिघटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। अब बात समझने वाली ये है हमारा सघन माध्यम, ये क्या है बेटा? हमारा सघन माध्यम, ये है विरल माध्यम, ठीक। तो होगा क्या? प्रकाश किरण कहां से आ रही है बेटा? सघन माध्यम से। कहां जाने का प्रयास कर रही है? विरल माध्यम में। लेकिन है क्या? आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से अधिक है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, तो ये किरण ऐसे न जाकर उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम से आई थी। क्लियर हुआ? इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको जाना चाहिए विरल माध्यम में। विरल माध्यम में क्यों नहीं गई? क्योंकि आपतन कोण का मान अधिक था और क्रांतिक कोण का मान कम था। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और डायग्राम भी बना लो स्क्रीनशॉट ले लो और डायग्राम भी बना लेना। क्लियर? आगे चलें। चलो अब चलते हैं आगे। थोड़ा फास्ट मजबूरी है बेटा, फास्ट रिवीजन कराऊंगा मैं, ठीक है। समझते फिर भी कोशिश करूंगा आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूं। आपका भी फोकस बशर्ते बोर्ड पे होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ बेटा शर्तें होती हैं। क्या शर्तें हैं? पहली शर्त है बेटा, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए बेटा। किससे? सघन माध्यम से। किसमें? विरल माध्यम में। अगर ऐसा प्रकाश किरण नहीं करती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। कोई बोलता है जब बताओ प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा? तो आप बोलोगे नहीं। कब होगा? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, अर्थात कांच से वायु में जाएगी, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पहला पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 2, आपतन कोण का मान बेटा क्रांतिक कोण से अधिक होगा, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन लागू होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बिना बोले स्क्रीनशॉट साथ साथ करते चलें, ठीक है। जब भी मैं क्लीन किया करूं स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आगे चलें। आगे देखो बेटा, इसके कुछ उदाहरण भी हैं। इसके कुछ क्या है बेटा? उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण प्रकाशिक तंतु में। किसमें बेटा? प्रकाशिक तंतु में भी हम पढ़ेंगे प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं, ठीक है। हीरे का चमक में, यानी कि हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही है। पानी में वायु के बुलबुले का चमकना, आपने देखा होगा नदी तालाब में जो पानी भरा होता है, प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो वो भी चमकने लगता है, पानी का बुलबुला, ठीक है। तो ये भी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे देखो, मरीचिका, यानी कि रेगिस्तान में रेत भी पानी की तरह चमकता है, उसे बोलते हैं मरीचिका। कांच की परनलिका चमकते हुए दिखाई देना, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्लियर बेटा? स्क्रीनशॉट कर लो। आगे चलते हैं। देखो बेटा, अभी आपने उदाहरण देखा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, क्या था? प्रकाशिक तंतु।
अब प्रश्न भी पूछ लिया जाता है प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं, 2 नंबर, कितने अंक में बेटा, 2 अंक में। तो आप कैसे लिखोगे, ध्यान से सुन लेना। आप लिखोगे प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है, कैसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से, यहां से स्टार्ट है बात, जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नलों को, किसको बेटा, प्रकाश सिग्नलों को सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प या लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। यानी कि प्रकाश सिग्नलों को भेजा जाता है किसकी सहायता से, प्रकाशिक तंतु की सहायता से। किस पर आधारित युक्ति है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नलों को टेढ़े मेढ़े मार्ग से या अल्प दूरी या लंबी दूरी तक भेजा जाता है। उससे अपन लोग बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। क्लियर हुआ? आगे देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और डायग्राम भी बना लेना, ठीक है बेटा। देखो डायग्राम, इसका डायग्राम ये है और इसके कुछ उपयोग है बेटा, उपयोग भी आप लोग अभी पढ़ोगे। देखो उपयोग क्या है, देखो उपयोग देख लीजिए एक बार। इसका उपयोग कहां होता है, इसका उपयोग दूर संचार में सिग्नलों को संप्रेषित करने में, संप्रेषित यानी कि भेजने में। दूसरा उपयोग है, इसका उपयोग विद्युत सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संप्रेषित करने में। तीसरा है बेटा, इसका उपयोग वस्तुओं के प्रतिबिंब को स्पष्ट देखने के लिए या दूर स्थानों तक भेजने के लिए, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चलते हैं, देखो 3 नंबर वाला ये है। देखो अब देखेंगे इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या देखेंगे बेटा, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। क्या, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो देखो क्या होता है आइंस्टीन का, जब धातु की सतह पर फोटोन की ऊर्जा यानी कि h आपतित कराते हैं तो संपूर्ण ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है। किसको मिल जाती है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है। संपूर्ण ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, जो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। कितने भागों में बेटा, 2 भागों में। ध्यान से सुनना, जब क्या होगा, एक मान लीजिए धातु की सतह है, तो इस पे क्या हो रहा है, फोटोन ऊर्जा आपतित होती है h। क्या होती है आपतित, h। और ये सारी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, जो 2 बराबर भागों में बट जाती है, ठीक है, बट जाती है। एक भाग प्रकाश वैद्युत कार्यफलन के रूप में तथा दूसरा भाग, दूसरा इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय होता है। यानी कि जो ऊर्जा मिली थी वो 2 रूपों में खर्च होती है। कौन कौन से रूपों में, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन के रूप में और इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने के रूप में। क्लियर? तो देखो कैसे, आगे देखो, यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले, फिर इसका डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। देखो डेरिवेशन कैसे होगा, देखो ध्यान से, मैं अभी समझाता हूं आपको अच्छे से। देखो ध्यान से समझना मेरे बच्चों। सबसे पहले क्या है, जब धातु की सतह पर, ठीक है, धातु की सतह पर h ऊर्जा आपतित होती है। क्लियर? अब ये एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है। क्लियर यहां तक? और जो एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल रही है वो 2 बराबर भागों में बटती है। कौन कौन से में, एक बटती है कार्यफलन यानी कि W में, एक बटती है बेटा गतिज ऊर्जा के रूप में यानी कि E में, E में, ठीक है। जो ऊर्जा थी वो कितने रूपों में व्यय हुई है, 2 रूपों में। कौन सी ऊर्जा, h। क्लियर? तो देखो जो h ऊर्जा है वो 2 रूपों में खर्च होती है। कौन कौन से में, W प्लस E में। क्लियर? तो h बराबर W बराबर लिख सकते हैं बेटा h नॉट, ये होता है प्लस E। क्लियर हुआ यहां तक? आगे देखो, अब क्या किया मैंने, E इधर करके h माइनस h नॉट लिख सकता हूं इसको इधर लेके आऊंगा तो हो जाएगा ना जैसे, ठीक है। इसमें से बेटा क्या किया, h कॉमन निकाल दी है, तो किसको लिख सकता हूं इस तरह से, हाँ या ना लिख सकता हूं, देखते चलना। अब जानते हैं E के बराबर होता है 1/2 mv²। तो E के स्थान पे क्या लिखूं बेटा, 1/2 mv² लिख सकता हूं। आगे देखो, अब जानते हैं न्यू बराबर होता है C/λ और न्यू नॉट बराबर होता है C/λ नॉट। तो जहां पे न्यू लिखा है उस जगह क्या ले सकते हैं, C/λ, और न्यू नॉट की जगह C/λ नॉट। तो हमारा ये आ जाएगा समीकरण। क्लियर बेटा? आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया? आगे चलें। अगला है बेटा दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। अगला बेटा क्या है, दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समीकरण। दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछा जाता है। दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समीकरण। तो देखो ध्यान से,
डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समीकरण के लिए व्यंजक होता है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। जो प्लांक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्वांटम सिद्धांत में बताया E बराबर एच न्यू। E बराबर बेटा क्या होता है? एच न्यू समीकरण फर्स्ट। और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो होती है बेटा E बराबर mc स्क्वायर। ध्यान से सुनना, किसने? प्लांक ने बताया E बराबर एच न्यू, आइंस्टीन ने बताया E बराबर mc स्क्वायर। इन दोनों को अगर मिलाऊं बेटा समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखना, ये आपस में बराबर हैं तो ये भी आपस में बराबर होंगे, हाँ या ना? तो मैं लिख सकता हूं mc स्क्वायर बराबर एच न्यू, हाँ या ना? इसमें से क्या करूं, देखो mc स्क्वायर लिखा हुआ है ऐसे कैसा, लेकिन h की जगह पे न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्बडा। न्यू बराबर क्या होता है बेटा? c अपॉन लैम्बडा। इस जगह लिख सकता हूं। अब क्या होगा, c से एक c कैंसिल आउट हो जाएगी तो बचेगी एक c यानी कि mc h अपॉन लैम्बडा। हम जानते हैं mc बराबर क्या होता है? mc बराबर होता है p, mc बराबर होता है p। तो उस जगह बेटा क्या लिख सकता हूं मैं? p। क्या लिख सकता हूं? p। देखते चलना ध्यान से, इस जगह का स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद इसको देख लेना। देखो हाथ तक बेटा, यहां तक देखना, यहां से क्या हो रहा है उसको अच्छे से देख लीजिए। देखो ध्यान से देखो, मैंने बताया था पीसी बराबर होता, सॉरी एमसी बराबर होता है पी, तो इसे एमसी की जगह पे लिख सकता हूं पी और एच अपॉन लैम्बडा। क्लियर हुआ? फोटोन का संवेग ये निकल आया। इससे अगर लैम्बडा निकालूं तो लैम्बडा बराबर हो जाएगा एच अपॉन पी। यही होती है बेटा तरंगदैर्घ्य। क्लियर? अगर इसको और क्लैरिफाई करना चाहें अपन लोग तो इसको इतना भी लिख सकते हैं, केवल आपको इतना ही लिखना है। 3 नंबर में आएगा तो बेटा यहां तक ही आएगा, इसके आगे की आवश्यकता आपको नहीं है। क्लियर? अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। P बराबर एक और होता है, यदि m द्रव्यमान का कोई कण हो तब वेग गति का, जो वेग से गति कर रहा होता है, तब जो सूत्र होता है P बराबर होता है बेटा mb, तब होता है mb। और जब कोई गति नहीं है, फोटोन का संवेग होता है, वो P बराबर होता है pc mc। ठीक है? तो इस जगह पे देखो, तो मैं क्या करूंगा, लैम्बडा की जगह लैम्बडा, h की जगह h और P की जगह पे mb, तो ये भी लिख सकता हूं। क्लियर? इतना ही आप कर लेना। क्लियर? तो आशा करता हूं ये 2-2 नंबर और 3-3 नंबर वाले डेरिवेशन आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।